गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हम लोगों ने ऑडिट का पार्ट स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन फेज। हम लोगों ने ऑडिट के डेफिनेशंस किए, फीचर्स किए, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ ब्रीफ प्रिंसिपल्स की ऑडिटर्स ऑडिट करते समय क्या क्या ध्यान में रखेगा। आज हम लोग उसके आगे का पार्ट स्टार्ट करेंगे, ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। आई होप आप लोगों ने फर्स्ट क्लास रिवाइज किया है, साथ साथ रिवाइज करते चलिए, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, वरना थ्योरी सब्जेक्ट है, बाद में अपने आप से करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ते जा रहे, साथ साथ में अपना रिविजन्स कंटिन्यू रखिए और करते चलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस क्या है इसमें कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना जरूरी क्यों है। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि वो जिस कंपनी में ऑडिट कर रहा है वो किसी भी वे में उस कंपनी में रिलेटेड ना हो, उसका वहाँ पे कोई इंटरेस्ट, फिनेंशियल या कोई भी अदरवाइज इंटरेस्ट ना हो जिससे ये लगे कि ऑडिटर उस एंटिटी को, उस कंसर्न को फेवर कर रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। इसीलिए ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू बी इंडिपेंडेंट। कैसे? In the context of audit, auditor's independence means the ability of the auditor to express his opinion on the financial statement without being influenced by the parties that have any interest in the results published. मतलब वो जिसका भी ऑडिट कर रहा है, जो भी रिजल्ट्स निकल रहा है, उसका उसमें कोई भी इंटरेस्ट ना है, ना ही पार्टीज उसको किसी भी वे में इन्फ्लुएंस करेंगी। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आज ऑडिटर अपने ही भाई के फर्म में या अपने ही किसी रिलेटिव के फर्म में ऑडिट करने जाएगा तो वो ऑफ कोर्स उस पर प्रेशर डालेंगे कि तुम तो मेरे रिलेटिव हो, मेरे भाई हो, तुम मेरे को कैसे एडवर्स रिपोर्ट दे सकते हो, तुमको तो फेवर करना ही होगा। मेरा चाहे कितना ही गलती हो रखा हो, लेकिन तुम उन गलतियों को हाईलाइट नहीं करोगे, जो कि एज पर लॉ एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। ऑडिटर अगर वहां फेवर कर दिया तो फिर हम लोग किस पे रिलाई करेंगे कि हम लोगों का, शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट कौन प्रोटेक्ट करेगा, स्टेक होल्डर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसीलिए ये स्ट्रिक्ट रूल है कि ऑडिटर जिस भी पार्टी का ऑडिट करेगा वो उससे पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस की किस किस सेगमेंट में ये देखा जाना चाहिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंस, दैट इज independence to select the most appropriate strategy while conducting an audit. The auditor will decide his audit plan without being influenced by those who might have appointed him. अब जैसे ऑडिटर को जिस हिसाब से ऑडिट करना है, जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना है, ये उसके मन के ऊपर है। वो डिसाइड करेगा कि उसके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी बेस्ट है। जैसे उसने डिसाइड किया कि एक दिन में उसे 5 परचेज एंट्रीज चेक करने हैं, सेल्स चेक करना है, मतलब जो भी उसके स्ट्रैटेजी है ये वो डिटरमाइन करेगा। क्लाइंट उसे किसी भी वे में इन्फ्लुएंस या फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं ये स्ट्रैटेजी तुम्हें फॉलो नहीं करना है, जो हम बोल रहे हैं वो करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट कहाँ रहा, वो तो क्लाइंट के बोले बोले काम करेगा। सो प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंस, दैट इज to be able to implement his audit strategy in whatever manner he consider necessary. He should have unrestricted access to all information of the company and must have unconditional right to make queries and get answers from all the responsible officers. अगर ऑडिटर को इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही सामने नहीं रखा जाएगा, तो वो ऑडिट करेगा कैसे? ऑडिट होता किसका है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। ये चेक किया जाता है कि वो ठीक से बना है कि नहीं बना है। अब आज मैनेजमेंट बोल दे रहा है जाओ हम बुक्स ही नहीं देंगे, कर लो ऑडिट, तो ऑडिट होगा कैसे? तो ऑडिटर का सबसे इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंस क्या है? उसका अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस होना चाहिए। उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वट एवर ही विल डिमांड फॉर मैनेजमेंट को उसके सामने वो चीज रखना पड़ेगा, जो ही कंसिडर उसके ऑडिट में जरूरी है। मैनेजमेंट उसके लिए मना नहीं कर सकता और उसे जो क्वेश्चंस पूछना होगा रिलेटेड टू दैट ही कैन आस्क द ऑफिसर्स जो उसके सामने वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं या अकाउंटेंट जो प्रिपेयर किया है। तो ये इस हिसाब से उसका इंडिपेंडेंट है। इन्वेस्टिगेटिव इंडिपेंडेंस ही कैन आस्क फॉर एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एनी डॉक्यूमेंट्स, एनी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड और कुछ भी क्वेश्चंस वो पूछ सकता है। Next, reporting independence, that is to disclose any information relevant to the users for taking decisions. अब वो एक एंटिटी का ऑडिट किया, उसको ऑडिट करने के बाद पता चला कि इसमें काफी सारे एडवर्स कमेंट्स आएंगे रिपोर्ट में, क्योंकि बहुत सारा घपला किया हुआ है। तो अब तो वो एडवर्स रिमार्क देगा, जिससे एंटिटी का रेपुटेशन का तो बहुत अच्छा खासा बाजा बचने वाला है। तो अब एंटिटी उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि नहीं तुम ऐसा रिपोर्ट नहीं दे सकते, मेरा नाम खराब हो जाएगा मार्केट में, तुम ये, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे।
तो ऑडिटर क्या डर के रिपोर्ट नहीं बनाएगा? नहीं, वो इंडिपेंडेंट है, वो रिपोर्ट बनाएगा और जो भी एडवर्स रिमार्क उसको लिखना है जिस हिसाब से वो लिखेगा, और अगर नहीं लिखा तो ये उसका मतलब ऑडिट के दायरे में नहीं आएगा कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होके काम नहीं कर रहा है, जिसके कारण फिर ऑडिटर पे पेनल्टी लगेगी। इसलिए ये ऑडिटर का इंडिपेंडेंस है कि जो भी रिपोर्टिंग जैसे भी करना होगा वो करेगा। सो दीज आर ऑल द 3 टाइप्स कि कहाँ पे ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब है कमेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंट होना है लेकिन जरूरी क्यों है, व्हाई इट इज, मतलब इस पे इतना स्ट्रेस क्यों डाला जा रहा है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द अकाउंटिंग प्रोफेशन. The investors rely on information from management regarding the financial position of the company. Investors किस पे rely करते हैं? जो कंपनी इंफॉर्मेशन बना रहा है, financial position अपना दिखा रहा है पीएल में, बैलेंस शीट में, आज इन्वेस्टर्स तो उसी पे रिलाई करते हैं। तो concept of audit importance is of crucial to the auditing profession. Audit importance includes independence of both internal and external auditor from parties who have financial interest in the business which is being audited. इसीलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना इतना जरूरी है, क्योंकि एक ऑडिटर ही हम लोगों को बता सकता है कि असल में कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। अगर आज ऑडिटर भी वही मैनेजमेंट के साथ जाके मिल गया, उन्हीं लोगों में जो लोग जानबूझ के तो फ्रॉड कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स फिर जाएंगे कहाँ? वो किस पे डिपेंड होंगे, किसके रिपोर्ट्स पे डिपेंड होंगे पैसा लगाने के लिए? उनके पास तो कोई और चारा ही नहीं बचेगा। इसीलिए लॉ डिमांड करता है कि ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, ताकि वो एक अनबायस्ड ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करे, जिसपे बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के जो भी इन्वेस्टर्स है वो आंख बंद करके रिलाई कर सके, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल ऑडिटर हो। वेरी क्लियर? इसके क्या पॉइंट्स है? इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिट, प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक वेल्थ फ्रॉम स्कैम. The primary purpose of an audit is to provide honest opinion on the financial statement of an organization. This opinion given to the shareholders should be unbiased and not influenced by any relationship with the client's business. Primary purpose का क्या है? Auditor को एक fair opinion देना है, सच बताना है कि financial statements true and fair view reflect कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो opinion जो भी दिया जाएगा वो unbiased होगा, किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, किसी के बहकावे में या किसी के प्रेशर में वो बनाया हुआ नहीं है। वो एक क्लियर ऑडिटर के मर्जी से उसका जो भी चेकिंग हुआ है उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया है। Henceforth, the shareholders, creditors, bankers, and several other segments gets an expert, independent, professional opinion regarding the financial position. और इसी तरह जो इतने सारे एक्सटर्नल या इंटरनल स्टेक होल्डर्स है, जिनका मेरे कंपनी में काफी सारा स्टेक है, इंटरेस्ट है, वो मेरे ऑडिट रिपोर्ट पे रिलाई कर सकते हैं कि हाँ एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर प्रिपेयर किया है, तो हम लोग इसके इस ऑडिट रिपोर्ट पे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन पे अब रिलाई कर सकते हैं। तो इसीलिए पब्लिक का वेल्थ बचाना या पब्लिक को किसी भी तरीके के स्कैम से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसलिए ऑडिटर इज द अटमोस्ट इम्पोर्टेंट कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। नेक्स्ट, safeguarding the stakeholders, same चीज। Stakeholders expect loyalty and trust from auditors while resolving financial facts and exposing the fault in an organization. Stakeholders ये expect करते हैं कि auditors loyal रहेगा और जो भी गलती आएगा वो सामने लाएगा, ये नहीं कि उसको छुपाएगा। The auditors are in charge of examining the company's accounts and reports and also comment on the internal control being practiced in the company. Therefore, the reports provided by the auditors are the only safeguard available to stakeholders about the financial affairs. Auditors का ही तो ये काम है कि वो चेक करेंगे कि कंपनी का अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बना है या नहीं बना है, या फिर ये भी तो उन्हीं का काम है कि वो बताएंगे कि कंपनी अंदर से कैसे फंक्शन कर रहा है, एम्प्लॉइज का क्या है, आपस में काम ठीक से हो रहा है नहीं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब डे टू डे फंक्शनिंग के लिए कंपनी क्या क्या अपने अंदर इंतजाम कर रखा है, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, वीक है, अच्छे से एंट्रीज हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो ये सब चीज बताएगा कौन? ऑडिटर ही तो बताएगा। तो शेयर होल्डर्स के पास आखिरी सहारा बचता क्या है रिलाई करने के लिए? सिर्फ एक ऑडिटर, कि वही हम लोगों को बता सकता है कि कंपनी के अंदर चल क्या रहा है और वेदर हम लोगों का पैसा एक सेफ जगह इन्वेस्टेड है या हम लोगों को लॉस होने वाला है। तो ये सब चीज ऑडिटर पे डिपेंडेंट है। इसीलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना
बहुत जरूरी है। ये था इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। अब है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग, लेकिन वो बेस किस पे होता है, अकाउंटिंग, अकाउंट्स का ही ऑडिट किया जाता है। तो हम लोग को ये सीखना है कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है। अकाउंटिंग क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसको प्रिपेयर करना, एक बुक्स में तैयार करना, वो क्या होता है अकाउंटिंग। और ऑडिटिंग क्या होता है, systematic and independent examination of data, records, operations of an enterprise for a stated purpose। जो अकाउंट्स प्रिपेयर्ड है, जो रिकॉर्ड्स है, डेटा है, उनका ऑडिट करना, उनका चेकिंग करना एक ऑडिट होता है। उसका एक पर्पस होता है चेक करना कि सब कुछ सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है या नहीं। अकाउंट्स का ऐसा कोई बेसिक पर्पस नहीं होता है, अकाउंट्स हर एक एंटिटी, हर एक मैनेजमेंट रिकॉर्ड करता है। सेकेंड स्टेटस क्या होता है, जो इंसान कर रहा है, अकाउंटेंट कंपनी का एम्प्लॉय होता है, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है अदर देन इंटरनल ऑडिटर भी कंपनी का एक स्टाफ ही होता है, लेकिन एक्सेप्ट हिम ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर होता है, वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता। एम्प्लॉय होगा तो जाहिर सा बात है इंडिपेंडेंस का तो फिर बात ही नहीं आएगा। नेक्स्ट सर्विस टेन्योर क्या होता है, अकाउंटेंट एक परमानेंट एम्प्लॉय है जैसे बाकी सारे एम्प्लॉय है, अकाउंटेंट का भी वही काम है अकाउंट्स रिकॉर्ड करना। ऑडिटर तो 1 साल के लिए एम्प्लॉय होता है या फिर जो भी स्पेसिफिक पीरियड होता है, वो कोई कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है जिसका कोई फिक्स्ड रेंज रहे। नेक्स्ट फॉर्मल क्वालिफिकेशन। फॉर्मल क्वालिफिकेशन कोई अकाउंटेंट के लिए जरूरी नहीं है, कोई भी बेसिक नॉलेज या डिग्री चलेगा, उसके लिए कोई एक क्राइटेरिया नहीं लिखा हुआ है लॉ में कि अकाउंटेंट को इतना चाहिए। लेकिन ऑडिटर के लिए लिखा हुआ है कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट होना ही चाहिए इन केस ऑफ कंपनी ऑडिटर। knowledge in other areas, accountant is not expected to have knowledge in auditing or in other areas। अब accountant को ये नहीं बोला जाता कि तुम accounts कर रहे हो तो तुमको audit का knowledge भी होना चाहिए, क्योंकि वो उसके काम के दायरे में आता ही नहीं है। उसको audit का knowledge हो या law का knowledge हो, नहीं हो तो भी चलेगा, वो accountant बन सकता है। लेकिन ऑडिटर के लिए ये बेसिक चीज है कि उसको अकाउंट्स का नॉलेज होना ही चाहिए। अब इतना फनी बात होगा कि एक आदमी जो ऑडिटर है वो ऑडिट करने जा रहा है, उसको चेक क्या करना है, अकाउंट्स। उसको अगर अकाउंट्स ही नहीं आता है तो वो चेक करेगा क्या, उसको अगर खुद को एंट्रीज नहीं आती है, पोस्टिंग नहीं आती है, वो करेगा क्या वहां जाके। ये एक बेसिक चीज है, बेसिक क्वालिफिकेशन है, इसको अकाउंट्स आना चाहिए, लॉ आना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट्स भी उसको क्वालिफिकेशंस होने चाहिए। वैसे ही लिखा है अपार्ट फ्रॉम थॉरो नॉलेज इन अकाउंटिंग, ऑडिटर को और किस में नॉलेज होना चाहिए, लॉ में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में। रिपोर्ट सबमिशन, अकाउंटेंट कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, क्योंकि अकाउंटिंग तो एक डेली जॉब है, जैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे रिकॉर्डिंग करना है, अपना नोट करना, उसके लिए कोई रिपोर्ट नहीं दिया जाता है। ऑडिटिंग का एक पर्पस होता है कि ऑडिट हम क्यों कर रहे हैं, तो जब वो पर्पस पूरा हो रहा है, मेरे को रिजल्ट दिख रहा है कि हाँ हम जिस पर्पस से किए थे वो अचीव हो रहा है, सही है नहीं है, तो मेरे को एक रिजल्ट तो देना होगा, अपना रिपोर्ट बनाना होगा। तो ऑडिट में एक रिपोर्ट होता है, has to submit a report of his authority expressing his opinion on the truthfulness and fairness of the financial statements। he will express his opinion, जो कल पढ़े थे, clear report, qualified, adverse, ये सब तरीके के 4 रिपोर्ट थे, उनमें से कोई भी वो सबमिट करेगा। remuneration, as an employee of business and accountant ड्रॉज हिज मंथली सैलरी रेगुलरली, उसका एक मंथली सैलरी फिक्स्ड होता है जैसे कि बाकी एम्प्लॉइज का होता है कि अकाउंटेंट है इसका ये सैलरी है। और ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कोई मंथली फिक्स्ड नहीं होता है, वो जो उसके क्लाइंट है उसके बेस में उसका रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है कि ये ऑडिटर है, मेरे ने यहाँ इतने साल काम करेगा, इसका क्या यहाँ पे रेम्यूनरेशन होगा, वो कोई सैलरीड एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का। लास्ट डिस्टिंक्शन, nature of work, the work of an accountant is constructive in nature, the work of an auditor is analytical in nature। accountant रिकॉर्डिंग करते समय कुछ बहुत ज्यादा सोचते हुए नहीं करेगा, जो उसको दिख रहा है अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, ट्रांजैक्शंस कैसे हो रहा है, वो बस रिकॉर्ड करता जाएगा। ही विल नॉट एनालाइज द थिंग्स इन डेप्थ, उसका ये काम है ही नहीं। उसको क्या है, उसको जो जॉब है उसका, जो उसके जॉब क्राइटेरिया में आता है, ही विल डू द थिंग। ऑडिटर का काम क्या है, उस चीज को इन डेप्थ जाके चेक करना कि ये चीज सही से हुआ है या नहीं। वो एनालिटिकल थिंकिंग लगाएगा, अपना और ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज लगाएगा उसमें कि ये चीज सही है गलत है, एज पर रिक्वायर्ड बाय लॉ हुआ है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं या नहीं। और ये सब चीज अकाउंटेंट के काम में नहीं आता है। ये थे 8 डिस्टिंक्शंस, क्यों अकाउंटिंग और ऑडिटिंग एक दूसरे से अलग है।
नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स एंड फ्रॉड्स, जो हम लोग कल इतना पढ़े थे कि ऑडिटिंग का बेसिक मोटिव ये नहीं होता है, लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर क्या करेगा, फ्रॉड्स एंड एरर्स डिटेक्ट करेगा और बाद में उनको प्रिवेंशन के लिए कुछ सजेशंस भी देगा। तो एक्चुअल में एरर्स एंड फ्रॉड्स होते क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय एरर्स? एरर्स क्या होते हैं? कुछ मिस्टेक्स जो अनइंटेंशनली या अननोइंगली किए जाते हैं ऑफ एनी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग आर टर्म्ड एज एरर्स। मतलब ये जानबूझ के नहीं हो रहा है, ये कोई भी छोटी गलती से भी हो सकता है। गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा ऐड हो गया किसी फिगर में, या मिस हो गया बाय एनी अदर रीजन, ये मैनेजमेंट या अकाउंटेंट जानबूझ के गलती नहीं करे, एरर हो रहे। किस तरीके के एरर्स ऑफ कमीशन? एरर्स अराइजिंग आउट ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग टोटलिंग, रॉन्ग कैलकुलेशंस, मतलब कुछ पोस्टिंग ही गलत हो गया है, या कुछ मतलब टोटल में, जर्नल के टोटल में, लेजर के टोटलिंग में कुछ मिस्टेक आ रहा है, बैलेंस गलत कॉपी किया गया है, या फिर कैरी फॉरवर्ड में कुछ दिक्कत है। Some of these errors may affect the trial balance while some others may not. हो सकता है कुछ एरर्स के कारण अफेक्ट पड़े या कुछ के कारण हो सकता है अफेक्ट ना भी पड़े, तो वो तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, वो तो नोटिस में भी नहीं आएगा क्योंकि उसके कारण टोटलिंग में या ट्रायल बैलेंस में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सो एरर्स इन ऑफ कमीशन क्या हुआ, जो कुछ कुछ बैलेंसेस में मिस्टेक हो जाता है, कुछ एक फिगर ऊपर नीचे हो जाता है। एरर्स ऑफ ओमिशन, such errors arise when transactions are not recorded either wholly or partly in the books of accounts. Full omission takes place if a transaction is not at all recorded in the books of original entry. अब errors of omission क्या होता है कि या तो wholly या तो partly एक transaction मेरा पूरी तरीके से रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब मेरा एक सेल ट्रांजैक्शन है, सेल का एंट्री क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ओके, तो अब मैं इसका क्या हुआ, एक जगह सेल का एंट्री किया गया, अब कैश में उसका एंट्री ही नहीं किया गया कैश के लेजर में, तो क्या हो रहा है, पार्ट एंट्री हो रहा है, पार्ट एंट्री नहीं हो रहा है, या तो फिर वो पूरा का पूरा एंट्री ही नहीं हो रहा है। इस तरीके से क्या होगा, पूरा एक ट्रांजैक्शन ही ओमिट कर दिया गया, ये भी एक एरर है, जानबूझ के नहीं किया गया, मे बी वो ओवरलुक हो गया होगा। Errors of duplication. Such errors arise because of double recording of the same transaction. Double posting of a transaction from journal to ledger creates such errors as well. और डुप्लीकेशन मतलब वहां पे तो था ओमिशन की, एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गए, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड कर दिए। तो अगर तुम परचेज का दो बार कर दोगे तो क्या होगा, तुम्हारा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और तुम अगर सेल का ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड कर दोगे तो प्रॉफिट जितना नहीं है वो उतना भी दिखाने लगेगा। तो ये क्या है, एक ओमिट हो गया, एक डबल बार एंट्री हो गया। कंपेंसेटिंग एरर्स, व्हेन टू एरर्स आर कमिटेड इन सच अ वे that effect of one gets offset by another, they are known as compensating errors। मतलब कुछ ऐसा गलती कि दो गलतियां साथ में हो रही है लेकिन एक के कारण दूसरे की गलती सेट ऑफ हो जा रही है, उस पर उतना फर्क उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब उसका मेरे ट्रायल बैलेंस पे या मेरे पीएल पे उतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, दोनों ऑफसेट हो जा रहे हैं। Errors of principle. Such errors take place when at the time of recording a transaction, the fundamental principles of accounting are not properly followed. Incorrect allocation of expenditure between capital and revenue, incorrect presentation of items in financial statements are some of the reasons of such errors. मतलब अकाउंट्स रिकॉर्ड करते समय बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग को ही ध्यान में नहीं रखा गया है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बता चुका है और अब सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट बताता है। मतलब इसमें एरर्स क्या है कि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। ऐसे आइटम्स जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए वो सब हो रहे हैं। मतलब सोचो पर्सनल एक्सपेंस को कंपनी के पीएल में दिखाया जा रहा है, अपने घर के खर्चे को, तो ये थोड़ी ना चीज होती है कि घर का खर्चा भी अब तुम आज अपने कंपनी के पीएल या उसमें दिखाने के सेट ऑफ करने लगोगे। तो जो आइटम्स तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं आने चाहिए तुम वो भी ला रहे हो और प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारे एक तरीके का एरर ही है। सो दीज आर ऑल 5 errors: errors of commission, errors of omission, duplication, compensating errors and errors of principle. नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय फ्रॉड। अब फ्रॉड क्या होता है, एरर तो था जो कि अनइंटेंशनली हो गया, मैनेजमेंट उसमें कुछ जानबूझ के नहीं किया। फ्रॉड क्या होता है, जो पूरा का पूरा जानबूझ के सोचे समझे तरीके से किया जाता है टू कंसील सम इम्पोर्टेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कोई ट्रांजैक्शन छुपाने के लिए, फॉल्सिफाई करने के लिए, सोचा समझा, हिंदी में बोल सकते हैं सोची समझी साजिश, तो ये फ्रॉड वही होता है। एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 240,
on the auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements. Fraud refers to an intentional act by one or more individuals among management, those charged with governance or third parties involving the use of deception to obtain an unjust or illegal advantage. ये एक इंटेंशनल एक्ट है. कौन कर रहा है? या तो एक या एक से ज्यादा मैनेजमेंट के लोग ही कर रहे हैं. दोज चार्ज विद गवर्नेंस और थर्ड पार्टीज, जो कंपनी के गवर्नेंस से रिलेटेड है, मतलब उनके हाथ में है कंपनी को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंप्लायंस करना है, कैसे थर्ड पार्टी से डील करना है. वो जानबूझ के क्या कर रहे हैं? इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन, गलत तरीके से, टू ऑब्टेन एन अनजस्ट और इलीगल, मतलब गलत तरीके से कुछ छुपा के, चोरी करके अपना एडवांटेज लेने के लिए वो क्या कर रहे हैं? फ्रॉड कर रहे हैं. ये होता है मीनिंग फ्रॉड का, जो जानबूझ के किया जाता है. कितने तरीके के फ्रॉड होते हैं? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट. It refers to theft or embezzlement of an entity's assets like cash or goods and is often perpetrated by employees in relatively small concern. However, it may also involve the management who is in a better position to conceal such misappropriation in ways that are difficult to detect. क्या होता है misappropriation of assets? It refers to theft or embezzlement. Theft means चोरी करना, embezzlement means मैनेजमेंट के अपने एम्प्लॉयर के रुपए को, एसेट को चोरी से यूज करना, मतलब कंसील वे में उसको छुपाना करना, जो कि फ्रॉड के गिर्द गिर्द होता है. एंटिटीज एसेट्स लाइक कैश को, गुड्स को, एंड ये कौन करता है? जो एम्प्लॉयज जो स्मॉल कंसर्न्स में होते हैं उनके लिए करना ज्यादा इजी होता है. हाउएवर इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व द मैनेजमेंट हु इज अ बेटर कंसिडर, मतलब एम्प्लॉयज तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ कि इसमें मैनेजमेंट के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनके पास ये पोजीशन है कि वो ये चोरी करके भी इसको बहुत बड़े आराम से छुपा सकते हैं. मतलब ये ऑडिटर के नजर में ही ना आए, इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो, इस तरीके से इसको करके बुक्स में कंसील करना भी पॉसिबल है. सो इसमें एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज, मैनेजमेंट के लोग भी शामिल हो सकते हैं. अब मिस अप्रोप्रिएशन कैसा होता है? अब अभी पढ़े थे हम लोग, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश भी हो सकता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स भी हो सकता है. मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश में क्या होगा? In the small business, generally proprietor has direct control over the receipts and payment of cash. जो छोटा बिजनेस होता है, सोल प्रोप्राइटर होता है, उसमें तो एक ही प्रोप्राइटर है, उसका ही अपने पूरे बिजनेस पे कंट्रोल है कि क्या रिसिप्ट आया, क्या पेमेंट आया. Big business has a separate cash department. For this, cash is maintained by the departmental employee. लेकिन बड़े organizations में क्या होता है? एक ओनर के पास या मैनेजमेंट के पास इतना नहीं है कि वो एक ही आदमी सब कुछ मैनेज करे, हर एक के लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है. तो वैसे ही कैश का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जो वहाँ के एम्प्लॉयज जो काम करते हैं वो चेक करते हैं कि कैश की एंट्रीज देना, लेना, रिसिप्ट, पेमेंट कैसे हो रहा है. वैसे ही सो देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, क्योंकि मैनेजमेंट जो ओनर है, जो शेयर होल्डर्स है, वहां पे तो वो कुछ देख ही नहीं सकते, या तो मैनेजमेंट वहां पे कुछ घपला कर सकता है, या तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज है वो आराम से कर सकते हैं. कोई जानबूझ के दिखा देंगे कि रिसिप्ट्स कम आ रहे, पेमेंट ज्यादा हो रहे, मतलब मेरा लॉस, हम ज्यादा लॉस में चल रहे, इनकम टैक्स पे कम करना पड़ेगा, मेरे पास प्रॉफिट ही नहीं, हम टैक्स कहाँ से पे करें. और बाकी प्रॉफिट तो पड़ा है बैंक अकाउंट में, लेकिन दिखाने में क्या जाता है? क्योंकि किसके हाथ में है? एम्प्लॉयज के हाथ में है, जो डिपार्टमेंटल में वो कंट्रोल कर रहे कैश डिपार्टमेंट में. सो उन लोग आसानी से ये सब चोरी वहां पे कर सकते हैं, कैश को मिस अप्रोप्रिएट दिखा सकते हैं. ओके Next is misappropriation of goods or other assets. This type of fraud is generally committed by persons who are responsible for physical custody of goods. Unless proper stock records are kept, it is generally not possible to detect such fraud. Examples of such misappropriations: stealing inventory from store, stealing scrap for resale, disclosing technological secrets to competition for personal gain. अब मिस अप्रोप्रिएशन गुड्स क्या होता है? जिसके पास में फिजिकल कस्टडी ऑफ गुड्स है, मतलब जिसके पास मेरा इन्वेंट्री है, जो मेरे इन्वेंट्री के इंचार्ज है, वो जब जानबूझ के उसके मिस अप्रोप्रिएट करेंगे, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, वो भी एक फ्रॉड है. प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड्स अगर नहीं रखा गया, मतलब हर एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं हुआ कि आज कितना स्टॉक बिका, कितना स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है, मंथ एंड में कितना है, तो फिर वो फ्रॉड कभी डिटेक्ट हो ही नहीं पाएगा.
अगर आज हम अपना स्टॉक का गिनती ही नहीं करेंगे तो उसमें से अगर एक गुड्स के स्टॉक में से कोई 100 में से 20 गुड्स निकाल भी लिया तो हाउ विल आई नो, क्योंकि मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैंने कोई रिकॉर्डिंग बुक्स में किया ही नहीं कि गुड्स का इन्वेंट्री आखिर है तो कितना है। तो इस तरीके का मिस अप्रोप्रिएशन कैसे हो सकता है? स्टोर से चोरी कर लेना, टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स, जो भी मतलब एक कंपनी का एक अपना सीक्रेट है कि वो एक गुड कैसे बना रही है, किस तरीके का एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, अपने खुद के फायदे के लिए जाके कंपनी के कंपटीटर्स को बता दिया, कंपटीटर पैसा देगा एम्प्लॉय को, तो उससे क्या मतलब, कंपनी का लॉस हो फायदा हो, अपने पर्सनल गेन से मतलब है तो जाके कंपटीटर को सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना। तो ये कैसे होता है? मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैश से। मिस अप्रोप्रिएशन दो तरीके के, कैश और मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। It involves intentional misstatements including omission of transaction or disclosures in financial statements to defraud the users of financial statements। मतलब financial statements में जानबूझ के कुछ गलत लिखा गया है या जो लिखना चाहिए था, जो transactions वो जानबूझ के omit किए गए हैं ताकि जो लोग उस financial transactions पे रिप्लाई करे उन लोगों को डिफ्रॉड किया जाए, उन लोगों को चीट करने के लिए कुछ मिस स्टेटमेंट्स है या फिर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए थे वो ओमिटेड है। लाइक मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन और ऑल्टरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और सपोर्टिंग एविडेंसेस, फॉर एग्जांपल concealing facts that would affect the numbers recorded in the financial statements, altering records of transactions, मतलब जानबूझ के कुछ फिगर्स को रिकॉर्ड नहीं किया गया है या जो भी रिकॉर्ड किया गया है उसको ऑल्टर कर दिया गया है, ट्रांजैक्शन से छेड़छाड़ हुए है रीजनिंग के साथ में, फैक्ट्स के साथ में, ताकि जो लोग उस पर रिलाई करें, जानबूझ के अपना अकाउंट्स इतना अच्छा दिखाया गया है कि पास ईयर्स में इतने प्रॉफिट हुए हैं कि शेयर होल्डर्स आके इन्वेस्ट करे कंपनी में, जबकि फैक्ट्स तो कुछ और है, कंपनी के पास उतना प्रॉफिट असल में है ही नहीं। तो क्या किया गया है? खाली अकाउंट्स को फॉल्सिफाई ताकि जो लोग उसको पढ़े वो उसके झूठ के झांसे में आ जाए। नेक्स्ट, misrepresentation in or omission from financial statements of events, transactions or other relevant information, for example omitting, dealing or advancing recognition of transactions and events in the financial statements। मतलब वही जानबूझ के कुछ मिसरिप्रेजेंट किया गया फिजी फिगर को या उससे ओमिट कर दिया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। मतलब मेरा इस साल का परचेज को इस साल के नहीं दिखा के अब बोलेंगे कि हम तो 2 साल बाद दिखाएंगे, नहीं, वो जिस साल रिफ्लेक्ट करता है, जिस साल वो परचेज हुआ है बुक्स में वो उस साल रिकॉर्ड होना चाहिए। वो डिले होने से, वो तुम्हारे इस ईयर को नेक्स्ट ईयर में रिफ्लेक्ट करने से बुक्स का तरीका बनाने का खराब हो जाएगा, वो उसका सही पोस्टिंग नहीं माना जाएगा। सो इसी तरीके से अगर कुछ ऐसा ओमिशन हो रहा है, डिले हो रहा है, एडवांस रिकॉग्निशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा मिसरिप्रेजेंटेड है। misapplication of accounting principles relating to classification, estimation, presentation and disclosure, for example inappropriately changing assumptions and judgments used to estimate account balances। और जो तुम्हारे accounting principles है तुम उनको यूज नहीं, मतलब जिस तरीके से यूज करना चाहिए तुम अपने ही एक अलग तरीके से यूज कर रहे हो कि मेरा तो मन ऐसा है यूज करने का, हम प्रिंसिपल्स को अपने तरीके से ऑल्टर कर लेंगे। वैसा नहीं चलता है। जो प्रिंसिपल का तरीका है, जिस तरीके से बोला गया है कि बैलेंस ऐसे करना है, इस तरीके से पोस्टिंग करना है, वैसे ही करना होगा, वरना गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते ही क्यों? जिसका जो एंटिटी का जैसे मन है वो वैसे ही अपना रिकॉर्डिंग कर लेता, लेकिन एक स्टैंडर्ड्स है जो हर एक एंटिटी को फॉलो करने हैं। तो ये था हमारा फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, विच इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन करना, मिसरिप्रेजेंट करना या तो कुछ फैक्ट्स को ओमिट कर देना, लिखना ही नहीं है, मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को गलत तरीके से यूज करना। अब एरर्स और फ्रॉड में डिफरेंस होता क्या है? हालांकि दोनों गलती ही है, लेकिन एक गलती है जो कि अनजाने में की जा रही है और एक गलती है जो जानबूझ के की जा रही है। तो एरर्स अनइंटेंशनल होता है, फ्रॉड क्या होता है? इंटेंशनल। इम्पैक्ट क्या होता है? एरर का इम्पैक्ट उतना सीरियस नहीं होता है, एक फिगर का मिस्टेक है, कोई रीजनिंग का मिस्टेक है तो वो तुम बता दो, ऑडिटर उसको ठीक करवा देगा, सजेशंस दे देगा। लेकिन फ्रॉड क्या होता है? वो तो जानबूझ के किया गया है और इज वेरी सीरियस, इट कैन डैमेज द गुडविल। और जब पता चलता है, सामने आता है, ऑडिटर सामने लाता है कि मैनेजमेंट फ्रॉड किया है, तो उसका गुडविल बहुत बढ़िया तरीके से खराब होता है। इन्वॉल्वमेंट, लोअर लेवल एम्प्लॉइज आर यूजुअली इन्वॉल्व इन एन एरर। अकाउंटेंट जो रिकॉर्ड कर रहा है गलती उसी से ही होगा, बड़ा बड़ा मैनेजमेंट थोड़ी अब जाके कोई एरर करेगा, जो संभाल रहा है गलती वही करेगा।
हायर और लोअर लेवल एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व। और फ्रॉड बताए थे, एम्प्लॉयज तो एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं, मैनेजमेंट भी अपने फायदे के लिए फ्रॉड कर सकता है, तो इसमें दोनों लेवल एम्प्लॉय इन्वॉल्व हो सकते हैं। लाइबिलिटी, इट रिजल्ट्स इन सिविल लाइबिलिटी, और फ्रॉड में इट लीड्स टू क्रिमिनल। सिविल लाइबिलिटी मीन्स खाली जो भी कुछ अगर किसी को तुम्हारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डिंग के या बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे कोई रिलाई किया और अगर उसको कुछ छोटा मोटा लॉस हो गया है तुम्हारे वो गलती के कारण, तो तुम्हें उस गलती को कंपेंसेट करना है और तुम पे कोई बहुत बड़ा लाइबिलिटी या पेनल्टी नहीं लग गया है। बस अगर कोई तुम्हारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे डिपेंड किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और उसे कुछ लॉस हो गया, कुछ डैमेज हो गया, तो तुम्हें उसे कंपेंसेट करना है। और फ्रॉड बहुत बड़ा चीज है जो कि जानबूझ के सोच समझ के किसी को चीट करने के लिए किया जाता है, तो इसके लिए क्या अट्रैक्ट होता है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब पेनल्टी लगेगा और तुमको जेल तक भी हो सकता है, या फिर दोनों भी, जेल के साथ साथ पेनल्टी भी, या तो पेनल्टी या तो जेल। तो फ्रॉड कोई छोटा क्राइम नहीं है जिसके लिए पूरा क्रिमिनल लाइबिलिटी लगेगा, बहुत बड़ी बड़ी पेनल्टी लग सकती है। और सिविल लाइबिलिटी क्या होता है, जिससे कुछ डैमेज हो रहा है तो बस तुम्हें वो डैमेज को से रिकम्पेंसेट करके देना है। नेक्स्ट टाइप, एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, क्लेरिकल एरर्स और एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। कुछ छोटे क्लेरिकल एरर्स है जो रिकॉर्ड करने में हो गए, या प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ तुमसे गलती हो गया। फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन एंड मैनिपुलेशन और फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। इंटीग्रिटी, एरर्स डजंट जनरली रेज क्वेश्चंस अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंसर्न। अब अगर आज अकाउंटेंट से एक फिगर, इतने हजारों फिगर में अगर एक फिगर गलत हो गया, तब क्या मैनेजमेंट उसकी इंटीग्रिटी पे शक थोड़ी करेगा कि ये तो काम का ही आदमी नहीं है, ये तो जानबूझ के किया है, भरोसे का आदमी नहीं है। नहीं, काफी पुराना आदमी है, भरोसेमंद आदमी, एक छोटा गलती हो गया वो नेग्लिजिबल है, उसके लिए इतना मतलब राई का पहाड़ नहीं बनाया जाएगा। लेकिन फ्रॉड के केस में इंडिविजुअल का पूरा इज्जत का बैंड बच जाता है, क्योंकि वो पता चलता है कि वो जानबूझ के किया है, चीट कर रहा है, तो उस समय उस पर कोई ट्रस्ट क्यों करेगा, उसका रेप्यूटेशन, गुडविल बुरी तरीके से हैम्पर होता है। द ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, और जो भी इंडिविजुअल का सामने आता है वो हमें अब उसके बाद उस पर कोई इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो ये सारे डिफरेंसेस थे, एरर क्या है, फ्रॉड क्या। आई थिंक ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब है कि मिस अप्रोप्रिएशन और मैनिपुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ये है फ्रॉड की ही चीज, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। द टर्म फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन by one or more individuals among management, top level employees or third parties. Fraud are of two types. One of them is misappropriation and other is manipulation. Generally both of them are equal. है दोनों एक ही चीज, दोनों ही फ्रॉड है, किसी का कम बेसी नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है? Intentional and illegal use of cash and goods by showing false information is known misappropriation. पैसे का गलत यूज करना या गुड्स का जानबूझ के गलत गलत रिकॉर्डिंग्स करना या इन्वेंट्री को कम दिखाना, ज्यादा दिखाना, ये मिसअप्रोप्रिएशन है जो अपने बेनिफिट के लिए किया जाता है। मैनिपुलेशन क्या होता है? is the act of deliberately lying about or misrepresenting of accounts and altering the documents and figures. मतलब जानबूझ के तुम झूठ बोल रहे हो पूरा अकाउंट्स के बारे में, मतलब उसको पूरा गलत सलत रिकॉर्ड करके दिखा रहे हो, फिगर्स को पूरा ऑल्टर कर दियो, डॉक्यूमेंट्स को पूरा का पूरा, मतलब जो 10,000 का फिगर है तुम उसको 10 लाख दिखा रहे हो, प्रॉफिट कम करने के लिए तुम उसका ऑपोजिट कर रहे हो, 5 करोड़ को 5 लाख दिखा रहे हो ताकि टैक्स पे कम करना पड़े। तो क्या कर रहे हो? पूरी तरीके से ऑल्टर कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। मिस अप्रोप्रिएशन में क्या था? कैश को और गुड्स को तुम गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तुम फिगर्स के साथ उतना बड़ा छेड़छाड़ नहीं कर रहे थे। लेकिन मैनिपुलेशन में क्या है? यू आर डेलिबरेटली लाइंग, जानबूझ के झूठ बोल रहे हो और अकाउंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। पर्पस क्या है इसका? मिसअप्रोप्रिएशन अराइजेस फॉर द एम्प्लॉयज ओन इंटरेस्ट। अब एम्प्लॉय जो कर रहा है वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए कर रहा है, जानबूझ के कैश ज्यादा दिखाना, कम दिखाना, चोरी करना, गुड्स को बेच देना इन्वेंट्री से निकाल के, उसका किसका? अपना खुद का बेनिफिट हो रहा है। और फ्रॉड में क्या है? मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हैपेंस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हायर लेवल। अब आज कंपनी अपने मतलब मैनेजमेंट में डिसाइड कर लिया हम लोग को इस साल का टैक्स ठीक से पे करना नहीं है, टैक्स का चोरी करना है, सब मिलके प्रॉफिट को कम दिखा देते हैं, जबकि पता है अपना प्रॉफिट हुआ अच्छा खासा है, लेकिन कम दिखाएंगे
तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्या होगा, जो पैसा बचा है, जो बेनिफिट हुआ है, सब आपस में मिल बांट के खाएंगे, खाली जो चोरी किया है वो नहीं करेगा मैनेजमेंट, सबको उसका फायदा देगा। तो ये क्या हो रहा है, पूरे इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो रहा है, कि बोलेंगे कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ही तो फायदा होगा अगर आज टैक्स ठीक से पे नहीं करेंगे, जो पैसा बचेगा वो मैनेजमेंट में ही रहेगा। तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से पूरे मैनेजमेंट का सोच के इंटरेस्ट में हो रहा है, और मिस अप्रोप्रिएशन जो एम्प्लॉय कर रहा है, जो गलती कर रहा है, वो अपने लिए कर रहा है। इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, मिस अप्रोप्रिएशन में हमेशा क्या है, कैश और सिर्फ गुड्स ही इन्वॉल्व है, इन दोनों को ही मिस अप्रोप्रिएट करके यूज किया जा रहा है, और मैनिपुलेशन में पूरे के पूरे अकाउंट्स को ही मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है, जो पूरा बेसिक है अकाउंट्स का पूरा मैनिपुलेटेड है। अमाउंट ऑफ लॉस, दो द नंबर ऑफ फ्रॉड्स आर नॉट through misappropriation, the amount of financial loss is comparatively small. फ्रॉड हो रहा है लेकिन इसमें लॉस क्या है, उतना हाई अमाउंट का नहीं है, कम है। नंबर ऑफ फ्रॉड्स आर नॉट थ्रू मिसअप्रोप्रिएशन, द अमाउंट ऑफ लॉस इज, मतलब उतना भी नहीं है जितना हो सकता है कि फ्रॉड के कारण हो। छोटा मोटा अमाउंट का कैश का चोरी हुआ या गुड्स का उतना भारी नुकसान नहीं किया, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड होता है ना एट द एंड। उसमें क्या है, दो द नंबर ऑफ फ्रॉड्स थ्रू मैनिपुलेशन इज मच लेस, स्टिल द अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल लॉस इज ग्रेटर देन मिसअप्रोप्रिएशन। फ्रॉड्स के कारण, मतलब मैनिपुलेशन के कारण फ्रॉड बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी इसका अमाउंट ऑफ लॉस मिसअप्रोप्रिएशन से कहीं ज्यादा होता है। मतलब फ्रॉड ऐसा नहीं है कि आए दिन मैनेजमेंट अपना अकाउंट्स मैनिपुलेट कर देगा, जब मन चाहा कर दिया, नहीं, उसको भी जवाब देना पड़ता है। गवर्नमेंट का बस चला, एक दिन वाइंडिंग का ऑर्डर दे देगा कि बहुत हो गया तुम्हारा, इतना इतना हर दिन तुम्हारे अकाउंट्स में घपला रहता है, ऑडिटर ऐसा ऐसा तो रिपोर्ट देता है, ये कंपनी मतलब अच्छा कंपनी है ही नहीं इसको कंटिन्यू करना। तो आए दिन कोई अपना जानबूझ के अकाउंट्स मैनिपुलेट नहीं करता है। तो इसका रिलेटिवली फ्रॉड्स बाय मैनिपुलेशन होता बहुत कम है, लेकिन उसका अमाउंट उससे कहीं ज्यादा हाई होता है, क्योंकि कोई भी छोटा अमाउंट का फ्रॉड नहीं करेगा। और मिस अप्रोप्रिएशन बहुत छोटा चीज है, कैश को इधर उधर या गुड्स को इधर उधर करना, तो वो हो काफी ज्यादा सकता है। हो सकता है कि मतलब महीने में भी कितना बार एम्प्लॉइज कर सकते हैं, काफी फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, लेकिन उसका अमाउंट मिस मैनिपुलेशन के अमाउंट को कभी मैच नहीं कर सकता। उसका अमाउंट हमेशा कुछ ना कुछ स्मॉल। एक एम्प्लॉय चोरी करते समय भी एक ध्यान रखिएगा ना कि वो पकड़ा ना जाए। अब वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट का चोरी करेगा, एक हाई लेवल पे एक साथ ही जाएगा, तो उसे भी पता है कि वो पकड़ा ही जाएगा, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट कैश का बहुत कम होता है और मैनिपुलेशन में कहीं ज्यादा होता है इन्वॉल्वमेंट। In case of misappropriation of cash or goods, the general employees और lower level employees are involved। बताए थे जो low level employees है, जो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो देखते हैं, बुक्स देखते हैं, स्टॉक देखते हैं, उन वही ये सब कुछ करते हैं। और मैनिपुलेशन के केस में टॉप लेवल एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। कोई भी छोटा एम्प्लॉय इतना बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकता, उसके हाथ में इतना पावर ही नहीं होता है कि वो अकाउंट को पूरा बिगाड़ दे अपने खुद के फायदे के लिए। वो टॉप लेवल सीनियर एम्प्लॉयज के हाथ में ही वो चीज होता है। डिटेक्शन, मिसअप्रोप्रिएशन का डिटेक्शन विल बिकम इजी, डिटेक्शन ऑफ मैनिपुलेशन इज अ मोर डिफिकल्ट टास्क। कुछ गुड्स का चोरी करना, कैश करना, वो ज्यादा पकड़ा जाना आसान है, लेकिन पूरे के पूरे अकाउंट्स को, इतने बड़े फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर जगह गलती, हर जगह ऑल्टरेशन, जानबूझ के सोचा समझा किया जगह साजिश है एक तरीके का, तो उसको डिटेक्ट करना ऑडिटर के लिए इतना इजी टास्क, इतनी सीधी खीर तो ये है नहीं, बहुत टेढ़ी खीर है इसको निकाल पाना कि किस तरीके से मैनिपुलेशन किया गया। और उसी के कंपैरिजन में मिस अप्रोप्रिएशन का डिटेक्शन काफी इजी हो जाता है। ये दोनों के डिस्टिंक्शन है दोनों ही फ्रॉड, दोनों ही पे पेनल्टी लगेगी, गलत है, लेकिन फिर भी मिस अप्रोप्रिएशन मैनिपुलेशन में ये बेसिक डिफरेंसेस है कि दोनों अलग क्यों है। अब नेक्स्ट है टीमिंग एंड लैडिंग। ये क्या होता है? It is a method of misappropriation of cash by which the past defalcations are covered up by the current receipts। मतलब पुरानी चोरी को नए रिसीट से कवर अप करना। अब आगे इसको समझते हैं कि ये होता कैसे। It is also known as lapping or delayed accounting. In this method, the cashier or the person who handles the cash of the organization, मतलब जो भी मेरा कैशियर है, जो मेरे कंपनी के कैश को संभाल रहा है, use the money received from a person for his personal purpose for some time, and when another payment comes to him, he may deposit that money against first money
used without showing the new amount received। एक बार में इतना पढ़ने से कुछ नहीं समझ में आया होगा, सुनिए कि इसका मतलब क्या हुआ। समझिए, जैसे आज मेरे कंपनी का जो भी कैशियर है, कैश हैंडल कर रहा है, देख रहा है कितना खर्चा हो रहा है, कितना मिल रहा है। अब एक फर्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ, से फॉर एग्जांपल 10,000 का मेरे को ट्रांजैक्शन हुआ, मेरे कंपनी में कैश आया, अकाउंटेंट वो कैशियर पूरा का पूरा अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर दिया। मतलब मेरे कंपनी के एंट्रीज में आया तक नहीं, इसका रिकॉर्डिंग तक नहीं हुआ है कि एक कैश रिसीव हुआ है, रिसिप्ट हुआ है 10,000 का पूरा 10,000 के लिए ही यूज्ड हिज फॉर हिज पर्सनल पर्पस। ठीक है, बात खत्म, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, किसी के नजर में भी नहीं आया। एक सेकेंड ट्रांजैक्शन हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 20,000। सो अब वो पुराना जो 10,000 का चोरी कर रखा है अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए, कंपनी के पैसे को यूज करना एक चोरी ही है। अब वो 20,000 को दिखा रहा है कि वो 10,000 आया है पुराने उस चोरी को सेट ऑफ करने के लिए। सेकेंड एंट्री दिखाया ही नहीं जाएगा कि सेकेंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रहे हैं या सेकेंड रिसिप्ट आया है। मतलब अब फर्स्ट लाइन समझ में आ रहा होगा, past defalcations are covered by the current receipts। पुराने चोरी को नए पैसे से कवर करना, हम पहले जो घपला कर रखे हैं, अब एक दूसरा ट्रांजैक्शन घुस रहा है, नया करंट रिसिप्ट आ रहा है, नया पैसा आ रहा है, अब हम दिखाएंगे कि ये तो वही पहले वाला है जो पहले नहीं आया था। अब समझ में आया ये होता क्या है। ये प्रोसेस पकड़ा जाना मुश्किल है, मतलब कैसे कोई पकड़ेगा, कैशियर है कंपनी का, वो देख रहा है कैश आया नहीं आया उसके हाथ में, मतलब जब तक उसे नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये लैपिंग को पकड़ा जाना भी पॉसिबल नहीं है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द टाइम द ओरिजिनल अमाउंट मिसअप्रोप्रिएटेड इज रिप्लेस। मतलब जब तक वो अमाउंट जो भी वो मिसअप्रोप्रिएट किया है उसको वो रिप्लेस नहीं कर देता, दे नहीं देता, या फिर कैशियर का चोरी पकड़ा जाता है कि हाँ अब पकड़ में आ गया कि इतने टाइम से ये कर क्या रहा था, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कंपनी का पैसा यूज कर रहा है, और जो बाकी ट्रांजैक्शंस घुस रहे तब दिखा रहे कि ये तो वो फर्स्ट ट्रांजैक्शंस है जो कभी आया ही नहीं था, क्योंकि वो ऑलरेडी पैसा वो यूज कर चुका है। द ट्रांजैक्शन सस्पेक्टेबल टू टीमिंग एंड लैडिंग किसके साथ हो सकता है, कस्टमर से जो रुपया मिलता है, जो हमको पेमेंट करना रहता है, डिपॉजिट ऑफ डेली कैश कलेक्शंस बैंक अकाउंट से डेली, मतलब जो भी लिक्विड कैश ज्यादा होता है, लिक्विड कैश के ऊपर ये कैशियर आराम से ये चोरी कर सकता है। अब ऑडिटर्स के क्या क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। हम लोगों ने ये पहले पढ़ा था कि ऑडिटर का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव तो है। ये ऐसा नहीं है कि वो फ्रॉड एंड एरर की तरफ ध्यान ही नहीं देगा। अब उसके क्या क्या ड्यूटीज है कि वो किस तरीके से डिटेक्ट करेंगे। Auditors' duty in detecting and preventing errors and frauds have been recognized in a number of legal decisions। बहुत सारे केस लॉज है इसके ऊपर जो पहले से मतलब काफी पुराने डिसीजंस आए हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या रिकॉग्नाइज किया गया है कि क्या क्या ऑडिटर्स की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लोगों को पूरा केस लॉज याद करने का जरूरत नहीं है। अगर दोनों में से जैसे दो नाम दिए गए हैं, इन लंदन वर्सेस जनरल बैंक, अगर इसमें से सिर्फ जनरल बैंक भी लर्न करेंगे तो चलेगा। और अपने आंसर्स में हमेशा केस लॉज अगर मेंशन है तो सपोर्ट करिएगा। आंसर्स बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, एग्जामिनर भी चेक करते समय इम्प्रेस होता है एक्चुअल में कि स्टूडेंट केस लॉज लिख रहा है। सो प्लीज फोकस ऑन केस लॉज, हमेशा लिखिएगा केस लॉज। तो in London versus General Bank case, it was held that an auditor must exercise reasonable care and skill in conducting his audit work। अपना audit का काम करने में जो skill competence है वो exercise करेगा। However, he is not an insurer and never guarantees that the books of accounts are free from errors। How will he insure? वो क्यों insure करेगा कि books of accounts are free from errors? मतलब ही इज जस्ट चेकिंग, वो गारंटी नहीं दे सकता 100% फुल प्रूफ की कंपनी में कोई एरर गलती है ही नहीं, क्योंकि कल भी हम लोग पढ़े थे कुछ कुछ गलतियां ओवरलुक हो जाती है, सारे एरर्स नजर में नहीं आता, क्योंकि ऑडिट क्या है, एक टेस्ट चेकिंग है, सैंपल चेकिंग है, पूरा का पूरा चेकिंग नहीं होता है। तो हो सकता है कि वो ओवरलुक हो गया हो, तो ऑडिटर ये गारंटी नहीं दे सकता कभी भी कि अकाउंट्स तो पूरा का पूरा फुल प्रूफ है, कोई मिस्टेक नहीं है। Hence, if any such error remains undetected even after conducting audit, the auditor can be held liable। और अगर ऐसा गलती बाद में नजर आया कि पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड हो चुका है, ऑडिटर तो एक क्लियर रिपोर्ट दे चुका है, लेकिन देखो इसमें तो गलती है, साफ साफ दिख रहा है कि इसमें गलती पकड़ा गया है, तो ऑडिटर को इसमें लायबल पकड़ा जा सकता है कि ऑडिट होने के बाद भी क्यों इसमें गलती मिला, ऑडिटर चेक क्यों नहीं किया। इन किंगस्टन कॉटन मिल्स एक दूसरा केस लॉज है।
ऑल्सो इट वॉज हेल्ड दैट एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हुंड, मतलब ये उसका काम है चेक करना, वॉच डॉग मतलब ये उसका देखने का काम है कि हो क्या रहा है। Hence, if there is anything suspicious, the auditor must look into such matters thoroughly. अगर उसे लग रहा है कि कोई कुछ सस्पिशियस मैटर है इस ट्रांजैक्शन में, तो लग रहा है कि पक्का कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, क्यों क्लाइंट इतने मीठे मीठे तरीके से बात कर रहा है, इतना अच्छा सर्विस क्यों दे रहा है, मतलब कुछ तो है, वो सस्पिशियस है, कुछ छुपाया जा रहा है, तो उसको उस मैटर्स में और थॉरली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, ना कि उन मैटर्स को ओवरलुक कर देना चाहिए। But in absence of any such suspicious matter, he shall be relieved of his liability if it is proved that he has exercised reasonable skill and care in performing his job. वो मैटर्स को थॉरली देखेगा, लेकिन अब अगर उससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ सस्पिशियस नहीं है, सब कुछ बहुत नॉर्मल है, सारे ट्रांजैक्शन सही है, जो भी जैसे होना चाहिए वैसे ही रिकॉर्ड किया, और जो फेस पे दिख रहा है वही सच भी है, कुछ झूठ सच नहीं किया गया, अगर ऑडिटर इस बेसिस पे, इस बिलीफ पे स्टेटमेंट्स बना रहा है और वो प्रूव कर दे रहा है कि वो अपना 100% स्किल और कॉम्पिटेंस के हिसाब से ऑडिट किया है, उसके तरफ से कोई गलती नहीं हुआ है, कोई भी नेग्लिजिबल हरकत नहीं किया गया है, नेग्लिजेंस नहीं हुआ है, तो फिर उसे इस चीज के लिए लायबल नहीं माना जाएगा। अदरवाइज ही इज लायबल अगर वो किसी भी मैटर को थॉरली नहीं देख रहा है। ये केस लॉज के हिसाब से था जो पुराने डिसीजंस दिए गए हैं इस मैटर पे। Professional promulgation. The auditor is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material misstatement whether caused by fraud and error. Auditor का ये reasonable duty है कि वो assure करे कि हाँ जो भी financial statements है वो बता रहा है वो एरर और फ्रॉड उसमें किसी भी तरीके का नहीं है। ये एक उसका प्रोफेशनल प्रोमulgation, मतलब फ्रॉम अ प्रोफेशनल, गुड प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू उसके क्या क्या ड्यूटी है एज एन ऑडिटर, ये उसको इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मतलब बताना ही बताना पड़ेगा, बट एज अ गुड प्रोफेशनल, मतलब एक अच्छा गुड कंप्लायंस, इट इज एक्सपेक्टेड कि ऑडिटर ये अश्योर करे कि जो फाइनेंशियल ऑडिट्स उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसने ऑडिट किया है उसमें कोई भी एरर ये सब नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड नहीं है। नेक्स्ट, ऑडिटर शुड आइडेंटिफाई फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स, दैट इज इवेंट्स और कंडीशंस that indicate an incentive or pressure to commit fraud or provide an opportunity to commit fraud, मतलब वो ऐसे फैक्टर्स भी बताएगा, ऐसे कुछ इवेंट है या कंडीशंस है, कुछ इंडिकेट कर रहा है कि प्रेशर है, मतलब बेचारा एम्प्लॉय किसी के प्रेशर में आके वो फ्रॉड कमिट कर रहा है, या कोई एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि हाँ अब फ्रॉड इसमें हो सकता है, अब मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ फ्रॉड इंटेंशन से रिकॉर्डिंग किया गया है, या तो किसी को प्रेशराइज किया जा रहा है, इंसेंट मतलब लालच दिया जा रहा है कि इसके लो ये सब तुमको बेनिफिट देंगे, ये सब फ्रॉड करो, दोनों को फायदा है, तो ये सब चीज भी आइडेंटिफाई करेगा और रिफ्लेक्ट करेगा अपने स्टेटमेंट में। और if the auditor has any doubt to the authenticity of any document he shall inquire, और उसको ऐसा लग रहा है कि जो भी स्टेटमेंट्स उसको प्रोवाइड किए गए हैं, स्टेटमेंट्स जो भी ऑडिट के लिए ऑडिटर को दिए जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, अगर उसे लग रहा है कि ये रिलायबल नहीं है, ये उतने ऑथेंटिक नहीं है जितने होने चाहिए, तो फिर वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से और क्वेश्चंस करेगा, उनको मतलब इंटरोगेट करेगा कि ऐसा क्यों है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स मतलब इस हिसाब से नहीं होते, मुझे कुछ और स्टेटमेंट्स भी एक्स्ट्रा लग सकते हैं, तो वो उस टाइम में पूरे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये मटेरियल जो भी उसको चाहिए वो उतना ऑथेंटिक क्यों नहीं है। He shall evaluate the effectiveness of internal control system. Internal control जैसे पहले बताया था कि कंपनी के अंदर का फंक्शनिंग कैसा है, इंटरनली कंपनी सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं, एम्प्लॉइज ठीक से काम, मैनेजमेंट अपना ड्यूटीज, कोई कंफ्लिक्ट तो नहीं है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने चाहिए सब हो रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में कैश डिपार्टमेंट ही नहीं बनाया गया, बोल रहे कि सेल्स डिपार्टमेंट ही कैश डिपार्टमेंट को भी हैंडल कर लेगा, नहीं, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो वो चेक करेगा कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए गए हैं और हर एक एम्प्लॉइज, हर एक डिपार्टमेंटल हेड अपने डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा है, तो ये चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उतना इफेक्टिव एफिशिएंट है कि नहीं है। In case the auditor finds any material misstatement, he shall evaluate whether such misstatement is an indicator of fraud. अगर कुछ misstatement दिख रहा है, कुछ छोटी सी भी गलती दिख रही है, तो अब उसे ये चीज इवेल्युएट करना होगा अपने इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से, कि ये कोई फ्रॉड का इशारा तो नहीं है, कि ये जनरली सिर्फ एक छोटा सा एरर ही है, कोई अनइंटेंशनल मिस्टेक ही है, या ये फ्रॉड है, या फ्रॉड का इससे हो सकता है कि कुछ रिलेशन हो।
He shall communicate all errors and frauds identified during audit to the management and shall ask proper explanation from the management. अब तो जो भी चोरी पकड़ा गया आप किससे जाके पूछेंगे? चोर से कि बताओ किए तो किए क्यों ऐसा? सारा फ्रॉड एंड एरर्स वो मैनेजमेंट को बताएगा कि ऑडिट हुआ है, ये सब प्रूफ मिला है। अब आप लोग बताइए कि इसको करने का रीजन क्या है, पूरा प्रूफ एक्सप्लेनेशन कि मतलब आपके हिसाब से ये नहीं हुआ है, रीजंस क्या है। ही विल आस्क द मैनेजमेंट फॉर एन एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट, in case of minor misstatements he shall ask the management to rectify the same immediately। और जो छोटी मोटी गलती होगी like in case of errors या some misstatements तो फिर वो हाथों हाथ वो उनसे करेक्ट करा लेगा। वो उसके लिए उनको इंटरोगेट या कटघरे में खड़ा नहीं करेगा कि बताओ कि ये छोटा सा मिसस्टेटमेंट भी क्यों हुआ है, नहीं, वो उनसे रेक्टिफाई करवा लेगा। Next, in case he faces any resistance from the management and is unable to continue his work, he will withdraw his engagement and shall inform the regulatory authorities about the same। मतलब अब मैनेजमेंट ऑडिटर को उसका काम ठीक से करने ही नहीं दे रहा है, उसको मतलब बार बार उसके काम में दखल अंदाजी दे रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है उसके मतलब जो भी डिसीजन हुआ था क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कि इस तरीके से काम होगा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया जाएगा, सब कुछ एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा, कुछ छुपाया नहीं जाएगा, लेकिन ऑडिटर इज फेसिंग रेजिस्टेंस, मतलब वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसे जो बुक्स चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड्स चाहिए, वो उसको प्रोवाइड नहीं किए जा रहे, उसे छुपाए जा रहे, तो वो अपने रेगुलेटरी अथॉरिटीज को उसके बारे में बताएगा, मतलब अपने इंस्टीट्यूट को, सीए इंस्टीट्यूट को बताएगा, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा कि इस तरीके से क्लाइंट अपने रिपोर्ट्स को हिंडर कर रहा है, वो नहीं बता रहा है। ठीक है, तो ये सारे थे प्रोफेशनल प्रोमल्गेशन, मतलब ऑडिटर का क्या ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रॉड को डिटेक्ट करना और उसमें सजेशंस देना कि उसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। अब ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है? ऑडिट भी एक तरीके का चेकिंग है, एग्जामिनेशन है, और इन्वेस्टिगेशन भी समवट लाइक दैट, कुछ उसी तरीके का होता है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस भी है। अब वो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से इतने अलग क्यों होते हैं। इन्वेस्टिगेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट और हैपनिंग और टू असेस अ पर्टिकुलर सिचुएशन, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ फैक्ट डिस्कवर करना है और अ हैपनिंग और टू एसेस, मतलब ये पर्टिकुलर सिचुएशन इस हिसाब से क्यों हो रहा है। यू आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू समथिंग, मतलब व्हाई दैट सिचुएशन टुक प्लेस एंड हाउ इट टुक प्लेस, यू आर इन्वेस्टिगेटिंग अराउंड दैट। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑडिटिंग क्या होता है? इट इज ऑल अबाउट चेकिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो और किसी सिचुएशंस में और भी पूरे कंपनी में कुछ भी होता रहे, ऑडिटिंग इज जस्ट अबाउट फिनेंशियल स्टेटमेंट, वो सही है कि नहीं है, बाकी किसी पर्पस में, बाकी किसी सिचुएशन में ऑडिटिंग का नाम भी नहीं आता है। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन मे और मे नॉट बी गवर्न बाय स्टैट्यूट, कोई स्टैट्यूट मतलब कोई लॉ में स्पेसिफिकली नहीं लिखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चेक होना चाहिए, क्या क्या उसके काम के क्राइटेरिया में आता है, लेकिन ऑडिटिंग में बहुत साफ साफ लिखा गया है कि ऑडिटर किस हिसाब से क्या क्या चेक करेगा, और इसका स्कोप कहाँ लिखा गया है? स्कोप ऑफ ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो कंपलसरी होता है, प्रोविजंस ऑफ रेलेवेंट लॉ, वो कंपनीज एक्ट में स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि किस हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट होगा, क्या उसको चेक करना है, उसका स्कोप क्या है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई भी स्पेसिफिक स्टैट्यूट ये बात नहीं करता है। लीगलिटी, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंपल्सरी अनलेस देयर इज एनी स्पेशल सिचुएशन। अब ऐसा तो है नहीं हर कंपनी अब आए दिन बोलेगा चलो मेरे मैटर्स में इन्वेस्टिगेट करो, वेल मुझे मार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई स्पेशल सिचुएशन है, कुछ ऐसा हैपनिंग हुआ है, इवेंट हुआ है जो पर्टिकुलर जरूरी है टू इन्वेस्टिगेट, तभी इन्वेस्टिगेशन होगा। और ऑडिटिंग क्या है? कंपनीज के लिए तो पूरा का पूरा कंपलसरी है कि कंपनीज को करना ही होगा, और बाकी लोगों के लिए भी जिसके लिए कंपलसरी नहीं है उनके लिए भी एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि हाँ मेरा अकाउंट्स ठीक से बना है, सब कुछ सही है। तो ऑडिटिंग एक तरीके से कंपल्शन है, इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पीरियोडिसिटी, the work of investigation is not limited within 1 year, it may cover several years since its outcome is not certain। जरूरी नहीं है इन्वेस्टिगेशन में 1 महीना, 1 दिन, 1 साल, कितना भी लग सकता है, कोई इसका लॉ में भी फिक्स पीरियड नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इसका कुछ भी हो सकता है, आउटकम हम लोग डिसाइड नहीं कर रखे, मे भी हो सकता है जो एडवर्स आउटकम था वैसा ना आए, सब कुछ सही हो और कुछ एडवर्स आउटकम भी आ सकता है,
तो इसमें कितना भी टाइम लग सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है। और ऑडिट का वर्क या तो क्वार्टरली होता है, या तो हाफ ईयरली, या तो ईयरली बेसिस पे होता है। इसका एक फिक्स टाइम है कि हाफ ईयरली साल में बस 2 बार ही करना है, क्वार्टरली करना है 4 बार, और या तो ईयरली पूरा ईयर एंड हो गया, फाइनेंशियल ईयर खत्म और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड है, उसका ऑडिट। ऑडिट एक साल का सालों साल तक नहीं चल सकता, उसका फिक्स पीरियड होता है। नेचर ऑफ वर्क क्या है? इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स अ डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को बहुत ही डिटेल्ड तरीके से देखा जाएगा, मतलब एक भी चीज को उसमें छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन है। और कल ही पढ़े थे ऑडिट क्या होता है? टेस्ट चेकिंग, एक तरीके का सैंपल चेकिंग होता है कि जो जो ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कि इन्हें चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 10 में से वो एक को उठा के देखा जाएगा, बाकी 9 को वो इग्नोर किया जा सकता है, मतलब इस होप में कि बाकी सब सही है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पूरा डिटेल्ड चेकिंग, ईच एंड एवरी फैक्ट्स एंड फिगर्स विल बी थॉरली चेक्ड। Inherent limitations. Investigation does not have any inherent limitation owing to its nature of engagement. कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं है। मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन में कोई बीच में बाधा नहीं डाल सकता, कुछ नहीं बोल सकता कि हम लोग ये नहीं देंगे वो नहीं देंगे, नहीं। अगर कोई इंफॉर्मेशन दिया तो सीधा की सीधा गवर्नमेंट के पास होगा केस, फिर उसके बाद तो जो झेलना पड़ेगा, क्योंकि उस समय समझ में आएगा ना कि जानबूझ के इंफॉर्मेशन देने से मना कर रहा है, मतलब ही कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। तो इन्वेस्टिगेशन में कोई इनहेरेंट लिमिटेशंस नहीं होता है, उसका एंगेजमेंट काफी क्लियर रहता है। बट ऑडिट में काफी सारे होते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस, क्योंकि और कभी कभी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, ये एक्सेस नहीं देता है, बुक्स छुपा देता है, बोलता है बुक्स है ही नहीं। तो ये सारे लिमिटेशंस ऑडिट में फेस करने पड़ते हैं। एविडेंस. Investigation needs conclusive evidence to draw a report. Audit needs prima facie evidence to draw. मतलब कंक्लूसिव एविडेंस मीन्स पूरा सच चाहिए कि ये 100% सच है, तभी वो रिपोर्ट बन सकता है कंक्लूसिव। अब कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकता कि इसके आगे भी कुछ सच झूठ हो सकता है। और ऑडिट क्या होता है? प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब प्राइमा फेसी जो ऊपर ऊपर से सच दिख रहा है, जो मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, हम उस हिसाब से ऑडिट कर ली, और यही उसका प्राइमा फेसी, मतलब उसके अंदर और घुस के नहीं देखा जाता है कि वो सच है या नहीं। हाँ, इन डेप्थ चेकिंग होता है, बट एट द एंड ऑडिट भी एक टेस्ट चेकिंग ही है। सो वो प्राइमा फेसी एविडेंस है जो ऊपर ऊपर से दिख रहा है। और इन्वेस्टिगेशन क्या है? कंक्लूसिव, मतलब इसके आगे कोई चैलेंज नहीं आ सकता कि ये सच नहीं है, ये 100% ट्रूथ होता है। Observance of accounting principles. Investigation is not concerned with the financial policy of the company whether it is followed or not. Investigation में ये नहीं देखा जाता है कि कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किया या नहीं, रिकॉर्डिंग किया जैसे करना चाहिए था, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो कर रहा है कि नहीं, मतलब ये सब चीज कुछ चेक नहीं होता। उसको पॉलिसी से कोई मतलब नहीं है कि नहीं हुआ तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा। इट इज मच अबव दैट। और ऑडिटर क्या देखता है? वो तो यही देखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मायने में रख के, नजर में रख के फॉलो किया गया है या नहीं, गैप फॉर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कभी ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन का ऐसा कोई पॉलिसी नहीं होता है। इंटरेस्टेड पार्टीज. Investigation may be carried out on behalf of the owner or on behalf of outsiders who want to know the financial position of the business. खुद ओनर भी अपने बिजनेस का इन्वेस्टिगेशन करा सकता है, उसे लग रहा है कि मेरी उसके नाक के नीचे काफी सारे मतलब घपला हो रहा है, मैनेजमेंट कुछ छुपा रहा है, कुछ एम्प्लॉयज यहाँ पे कर रखे हैं झोलमाल, तो फिर वो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। या फिर कोई आउटसाइडर के फेवर में भी किया जा सकता है, जिसको कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना हो, इंपॉर्टेंट हो कि आखिर कंपनी के अंदर चल क्या रहा है। और ऑडिट इज कंडक्टेड ऑफ द ओनर्स। और ऑडिट कौन कराता है? सिर्फ ओनर ही कराते हैं। कोई एक आउटसाइडर नहीं बोल सकता कि चलो आज मेरा मन है कि तुम जाके रिलायंस का ऑडिट करो, मेरे बिहाफ में कर दो। कोई ऑडिटर नहीं करेगा, ऐसा चीज कभी कोई सुन भी नहीं सकता। तो सिर्फ क्या होता है, जो ओनर्स होते हैं वो ऑडिट करवाते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ओनर भी करवा सकता है, कोई बाहर का आउटसाइडर भी करा सकता है अगर उसे कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन जानना है तो। Net profit calculation. When the subject matter of investigation is determination of earning capacity, some adjustments are made with the net profit. मतलब इस चीज में इन्वेस्टिगेट करना है कि कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी, एक्चुअल में जो वो प्रॉफिट दिखा रहा है
उतना ही है या उससे कहीं ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी है या उससे कहीं कम है, तो नेट प्रॉफिट के साथ में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स किए जा सकते हैं देखने के लिए कि एक्चुअल में कंपनी कितना कमाने के लायक है। और इन केस ऑफ ऑडिट देयर इज नो नीड टू एडजस्ट द नेट प्रॉफिट, क्योंकि ऑडिटर का ये काम नहीं होता कि वो एडजस्ट करे, उसे तो जो बना के दिया जाता है उसे बस उसको चेक करना रहता है, वो उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करता है। लास्ट डिस्टिंक्शन, रिपोर्टिंग। द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू पर्सन ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट, उसको रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। मतलब आउटसाइडर बोला तो आउटसाइडर को अपना रिपोर्ट जमा करो, अगर ओनर बोला तो ओनर को दो। और ऑडिट का रिपोर्ट किसको दिया जाता है? हमेशा ओनर को, कि ऑडिट में हमेशा ओनर ही अपॉइंट करता है, क्लाइंट ही अपॉइंट करता है। तो रिपोर्ट इज ऑलवेज गिवन टू दी ओनर्स ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू पार्टीज ऑन हुज बिहाफ इट इज डन। अब समझ में आया इन्वेस्टिगेशन और ऑडिटिंग में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। क्लासिफाई ऑडिट, ऑब्जेक्टिव वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। अगला टॉपिक क्या है कि अब कितने अलग अलग तरीके के ऑडिट होते हैं। अब काफी सारे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के ऑडिट होते हैं, अदर अलग अलग चीज पे बेस्ड होते हैं। तो अब ऑब्जेक्टिव वाइज की कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है, उस पे कितने तरीके के ऑडिट होते हैं। सबसे पहला है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होता क्या है? जो कंपनी के अंदर के मैटर्स को चेक किया जाता है एट रेगुलर इंटरवल्स, चाहे बोल लीजिए हर दिन होता है, उसके लिए कोई बाहर से ऑडिटर नहीं आता है, वो कंपनी के अंदर के स्टाफ ही कर सकते हैं। उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है कि हर किसी को इंटरनल ऑडिट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये हर किसी के लिए एक बेनिफिट होता है कि अगर इंटरनल ऑडिट करेंगे तो स्टैट्यूटरी ऑडिट जब होगा तो उसमें बहुत कम गलतियां पकड़ में आएंगी, क्योंकि हम रेगुलरली अपने आप को चेक कर रहे हैं, अपडेट रख रहे हैं कि हम लोगों का कंपनी कैसे काम कर रहा है। कुछ गलती हो रहा है तो इंटरनल ऑडिट में मतलब स्टाफ खुद चेक कर करके उसको रेक्टिफाई कर रहा है, तो पेनल्टीज लगने का, कुछ फ्रॉड एरर होने का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस वो मतलब सोच समझ के किया जाए कि नहीं वो तो चीज तो करना ही करना है। तो इंटरनल ऑडिट क्या होता है? जो कंटिन्यूअस रिव्यू होता है कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, पोजीशन का, बाय द ओन स्टाफ ऑफ द कंपनी। सो internal auditing consists of a continuous critical review of financial and operating activities by a staff of auditors functioning as full-time salaried employees. फुल टाइम सैलरीड एम्प्लॉयज मीन्स जो कंपनी के खुद के स्टाफ है, जो सैलरीड एम्प्लॉयज है, वही इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। उसके लिए कोई बाहर से ऑडिटर का या उस ऑडिटर का सीए होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इंटरनल ऑडिट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स इट्स टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स टू द फंक्शनिंग ऑफ द एंटिटी। जब हम लोग रेगुलरली चेक कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि क्या हम लोग किस तरीके से सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, और खुद को स्टाफ को भी दिखेगा ना कि हम लोग को इस जगह में, इस सेगमेंट्स में अपने आप को इम्प्रूव करने का जरूरत है, तो जैसे पता चलेगा वो मैनेजमेंट को कन्वे कर देंगे। उसके लिए पूरा साल एक स्टैट्यूटरी ऑडिट का वेट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि साल भर बाद ऑडिटर इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट करेगा, वो खुद के मैनेजमेंट भी कर सकते हैं क्योंकि इंटरनल ऑडिट भी हम लोग कर रहे हैं। टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल गवर्नेंस मैकेनिज्म ऑफ द एंटिटी इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रेटेजिक रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। मेरा गवर्नेंस मैकेनिज्म मतलब मेरा कंप्लायंस का चीज, मेरा स्ट्रेटेजिक रिस्क की रिस्क को कैसे फेस करना है, मेरा कंपनी का फंक्शनिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज पे अगर मेरा कंटिन्यू चेक रहेगा, हम देखते रहेंगे कि मेरे अंदर हर एक डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ कंफ्लिक्ट में है, लड़ रहे हैं, डेडलॉक है, या आपस में ठीक से काम कर भी रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट अपने फंक्शनल हेड के साथ में मिलके काम कर रहा है, या वहां पे भी कुछ कंफ्लिक्ट हो रहा है, कुछ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, या व्हाटएवर आर द थिंग्स, ये चेक किया जाएगा। और इसके लिए इंटरनल ऑडिट काफी हेल्पफुल रहता है क्योंकि एक कंटिन्यूअस चेकिंग चलता ही रहता है, किसी और पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है, हम लोग खुद अपना मिस्टेक्स खुद से उसको चेक करके रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो बाकी सारे गवर्नेंस मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। To comment on the effectiveness of the internal check system in force and to suggest ways and means for improving such system। comment करेंगे कि internal check system जो भी है वो कैसा है, वो सही से काम कर रहा है, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, और अगर इफेक्टिव नहीं है
तो उसको और आगे कैसे बेटर किया जा सकता है, मतलब हम लोग अपने ही इंटरनल सिस्टम को और किस तरीके से बेटर फॉर्म कर सकते हैं। तो फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन, वही जैसे बोले थे कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर के आने का वेट नहीं करना चाहिए कि मतलब वो आके हम लोगों को अपना गलती बताएगा। हम लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, हम लोगों को टाइम टू टाइम खुद दिखेगा कि हम लोग का ये मिस्टेक हो रहा है, हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं और उसको खुद से रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि इंटरनल ऑडिट आखिर में होता क्या है। अब इसके फीचर्स क्या है? Undertaken by large concerns, internal audit is generally undertaken by large concerns, मतलब जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है, क्योंकि छोटे ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इतना उनका बड़ा सेगमेंट ही नहीं होता है कि उनको हर जगह चेक करना पड़े कि सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक बड़ा कंसर्न जिसके यहाँ आज काफी सारे डिपार्टमेंट से काफी सारे एम्प्लॉइज है, तो वहां चेक करना ज्यादा जरूरी है कि डे टू डे फंक्शनिंग आर गोइंग स्मूथली और नॉट कंपल्सरी। नहीं, बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है। स्कोप क्या है इसका? द स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज। अब जिसका कंपनी का साइज छोटा है, काफी मतलब स्मॉल स्केल में ऑपरेट करता है, तो वहां पे उतना कोई खास चेकिंग का या डे टू डे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा चेक करने का। लेकिन एक बड़ा कंपनी जिसका आज समझ लो पेड अप शेयर कैपिटल काफी हाई रेंज में जाता है, 10 लाख के ऊपर 20 लाख के ऊपर जाता है, तो वो मतलब अच्छे स्केल में ऑपरेट कर रहा है, तो अब हमको उसका तो देखना ही पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है, वहाँ पे इंटरनल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मतलब सारे डिपार्टमेंट्स आपस में स्ट्रॉन्ग है या नहीं। तो स्कोप क्या करेगा? वेरी करेगा, किसी के लिए भी फिक्स नहीं हो सकता ये। एडिशन टू एक्सटर्नल ऑडिट, यस इट इज एन एडिशन विद एक्सटर्नल ऑडिट, वो तो तुमको कराना ही कराना है अगर तुम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस हो। तुम ये नहीं बोल सकते कि हम इंटरनल ऑडिट तो कर ही रहे हैं, हमको स्टैट्यूटरी ऑडिटर का क्या जरूरत है। नहीं, ये तुम अपने मन से कर रहे हो, अपने सेफ्टी के लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, वो तो कराना ही कराना पड़ेगा। तो ये उसके साथ एक एडिशन है। कंडक्टेड बाय द स्टाफ ऑफ द कंसर्न, यस स्टाफ करता है, कोई भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर का इसके लिए जरूरत नहीं होता है। टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ ऑडिटिंग आर द सेम एज दोज इन एक्सटर्नल ऑडिट, टेक्निक्स मेथड्स एम्प्लॉयड आर द सेम, जो भी उसमें यूज होता है यहाँ पे भी वही यूज होगा, वही तरीके से चेक किया जाएगा। बस डिफरेंस क्या है? वो एक इंटरवल में होता है, या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली या तो ईयरली, और यहाँ डेली डेली सब चेक किया जाएगा और इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, कंपनी का खुद का एम्प्लॉय खुद का स्टाफ चेक कर सकता है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट, मतलब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक इंटरनल कंट्रोल कंपनी के अंदर किस तरीके से फंक्शन कर रहा है। इट इज अ वेरी मतलब कोर पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। Staff engaged in internal audit is responsible to the management. Yes, they are answerable to the management. अगर internal audit के बाहर बाद भी अगर statutory audit में कोई बहुत बड़ा गलती पकड़ा गया तो मैनेजमेंट विल ऑब्वियसली आस्क देम कि हम लोग पूरा साल इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं, फिर भी इतना बड़ा बड़ा मिस्टेक कर रहे हो तो तुम लोग कर क्या रहे हो? तो दे आर ऑलवेज आंसरेबल टू द मैनेजमेंट। दीज आर द बेसिक फीचर्स की इंटरनल ऑडिट क्या होता है। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फीचर्स ऑफ इंटरनल ऑडिट तक। कल से स्टार्ट करेंगे कि इंटरनल ऑडिट के एडवांटेजेस क्या होते हैं। प्लीज सब लोग यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, नहीं पढ़ेंगे बाद में बहुत दिक्कत आएगी अपने से पूरा सिलेबस रीस्टार्ट करने में। जैसे जैसे क्लासेस होते जा रहे हैं साथ साथ में रिवाइज करिए और लर्न करते चलिए। तो नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट। थैंक यू।